क्या ईरानी इस बात को भूलेंगे कि जिस वक्त हमारी जान पे बनी थी, भारत चुप नहीं था बल्कि शत्रुओं के साथ था। भारत के लिए समस्या ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही थी, मगर उसके प्रति हम तैयार नहीं हो रहे थे। गलती मोदी सरकार से हुई है, वो ये हुई है अमेरिका पर भरोसा करना कि अगर गलबैया लग के ट्रंप मिले थे तो वो दोस्त हो गए हैं। ये जो एफसीन फाइल खुली है उनसे बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुल मिला के इजराइल के झांसे फांसे में हिंदुस्तान को डालना था। इजराइल ने कुछ लॉलीपॉप दिए, कुछ सूचनाएं दे दी, कुछ गुप्त संकेत दे दिए। पूरी सरकार कॉम्प्रोमाइज है। उसमें जो विदेश मंत्री हैं वो तब अमेरिका में राजदूत थे, उनसे कोई नहीं पूछ रहा था। आज जो दिल्ली के उपराज्यपाल है वो अमेरिका में राजदूत थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा था। तो हरदीप सिंह पुरी जो तब गैर सरकारी व्यक्ति थे वो सर्वे सर्वा थे। कहीं ना कहीं इसमें जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं उसकी ध्वनि भी आती है, और कहीं ना कहीं ये आता है कि सुरक्षा के नाम पे आप सबकी जुबान पे ताला लगा दीजिए। जो कहते हैं ना सम्राट के कपड़े नहीं है, वो निर्वस्त्र घूम रहे हैं। ये सारा जो खेल है ये भारत के लिए बहुत वो कहते हैं ना पुट्टा पड़ गया और पासा पलट गया। हारेगा अमेरिका, क्योंकि ईरान के लिए वो अस्तित्व की लड़ाई है। तो इजराइल का साथ हमें रास नहीं आता। भारत एक हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, वो अमेरिका का पिछलगुआ या बगल बच्चा नहीं बन सकता। राहुल गांधी मतिमंद है, राहुल गांधी मूर्ख है, राहुल गांधी कुटुंबपरस्त है, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता दरकिनार, मगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं। फारस के संग, जिसे फ्रांस माना जाता है सभ्यता का स्रोत, तो फारस को सभ्यता का स्रोत एशियाई संदर्भ में माना जाता था, दक्षिण एशियाई संदर्भ में। ये खमैनी की हत्या के बाद हफ्ता भर लगा भारत सरकार को शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर करने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा, और आज जो हमारे मेहमान हैं, हमारा सौभाग्य है कि इस शो पर वो दूसरी बार आ रहे हैं, और मैं कोई तारुफ नहीं कराऊंगा, सिर्फ नाम ही काफी है। उनका नाम है प्रोफेसर पुष्पेश पंत। हमारे साथ है। स्वागत है सर, बहुत बहुत एक बार फिर से। और ये देखिए, ये कोइंसिडेंस है कि पिछली बार हम लोग मिले थे तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई थी, और अब मिले हैं तो ईरान में जंग छिड़ी हुई है। अब ऐसा ना कहिए कि तीसरी बार मिले तो विश्व युद्ध हो जाए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि शांति आए। तो बात वहीं से शुरू करते हैं। ईरान में जो हो रहा है, तो एक फिल्म थी सर, जाने भी दो यारों, उसमें बार बार धृतराष्ट्र कहते थे कि ये क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन। तो ये हो क्या रहा है सर वहां पे? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आपने याद तो उस पुरानी फिल्म की बड़ी अच्छी दिलाई, मगर ये क्या हो रहा है कहने की स्थिति नहीं है। जो हो रहा है उसका भेद खुल चुका है, पर्दा कब का उठ चुका है। देखिए, है ये कि ईरान एक हजारों साल पुरानी संस्कृति है, और उसको सिर्फ एक मुसलमान देश कहना बहुत गलत है, क्योंकि शिया सुन्नियों की लड़ाई भी सदियों पुरानी है। तो वो विभाजन भी इस्लामी जगत में बहुत स्पष्ट है। भारत के जो नाते ईरान से वो भी हजारों वर्ष पुराने हैं। वो सिकंदर के आने के पहले से, दारियस के जमाने से है, सेरेसिस के जमाने से है। अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक जो पश्चिम एशिया में की एक दुनिया है, उसमें तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है, ईरान पश्चिमी एशिया में नहीं था। ईरान को आप कहिए तो वो सेंट्रल एशिया माना जाए, या रेशम राजमार्ग माना जाए, या भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा पड़ोसी क्षेत्र माना जाए। क्योंकि यदि आप उस नक्शे पर नजर डालें जो 1947 का था, तो भारत की सीमाएं ईरान की सरहद को छूती। काबुल के उधर ईरान है, काबुल के उधर ही नहीं, बलूचिस्तान के उधर, चारबाग बंदरगाह के उधर, वो भी अगर आप देखें जो इलाका बलूचिस्तान का, वहां से भी हम मिलते हैं। इसे एक मिनट के लिए छोड़ दें। मुझे लगता है दूसरी चीज ये है कि जो ईरान में हो रहा है, आप कह रहे हैं, इसकी आशंका आज से नहीं 30-35 साल पहले से थी। उसका कारण क्या था कि ईरानियों की अपनी जो शियाओं की का बैर सुन्नियों से, सऊदी अरबों से, जिनको वो असभ्य अरब मानते हैं, बर्बर अरब मानते हैं, रहा हो, वो अलग बात है। मगर उनका जो विवाद अमेरिका के साथ था वो लगभग 30-35 साल पुराना है। आपको वो घटना याद आएगी जब अमेरिकी राजदूतावास को साल भर से ज्यादा समय के लिए बंधक बनाकर घेराबंद रखा था, और अमेरिकी कार्टर के जो विमान थे वो वहां ध्वस्त हो गए थे, उड़ नहीं पाए थे, ब्लैक हॉक वगैरह जो थे। तो अमेरिकी शक्ति की सीमाएं तब बहुत स्पष्ट हो गई थी। अमेरिका के पक्षधर रजा शाह पहलवी का तख्ता पलट हो गया था। अमेरिकी तेल कंपनियों का जो वर्चस्व ईरान में था वो समाप्त हो गया था। ये भी पहली घटना नहीं है। आप और सन 46-47 के आसपास चले जाएं तो जो एराम्को कंपनी थी, मोसादेक तब वहां के जो थोड़े समाजवादी राष्ट्रवादी मिजाज के प्रधानमंत्री होते थे, उनका तख्ता पलट हुआ, उनकी हत्या हुई, और उन कंपनियों पर कब्जा अमेरिकनों ने किया। तो तब से अमेरिका की एक राष्ट्रीय
नीति कहिए या उनके राष्ट्रीय हित कहिए, जुड़े हैं पूरे तेल की राजनीति को नियंत्रित करने के। तब से आपका ईरान का झगड़ा था। मगर जो असली बैर है वो ये है कि अमेरिकी महाशक्ति को तब से जब रजा शाह पहलवी का तख्ता पलट हुआ और इस्लामिक रेवोल्यूशन खुमैनी आया, आए, हाँ, तो तब तो इन्होंने सोचा कि खुमैनी फ्रांस में शरणार्थी लौटेंगे, हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये बैर इस्लाम वर्सेस बनाम ईसाइयत का नहीं है जितना अमेरिकी तेल के स्वार्थ और अमेरिकी बड़ी कंपनियों के स्वार्थ और ईरान का है। अब ये सब सारी दुनिया को नजर आ रहा था। उन्होंने निषेध लगाए थे, सैंक्शंस किए थे, अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की कोशिश की। ध्वस्त करने की कोशिश बड़ी विचित्र की थी। जो संप्रभुता का हनन था, ईरान में घुसकर मोसाद के सहयोग से गुप्तचरों के परमाणविक वैज्ञानिकों की हत्या हुई, उनके परमाणविक संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया। कैसे आप, जबकि ईरान ने गुट वो जो प्रसार परमाणु प्रसार संधि एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो यदि कोई राष्ट्र उस संधि पर हस्ताक्षरित नहीं करता है तो किसी तरह से प्रतिबाधित नहीं है, तो आप उस पर यह दबाव डालें कि तुम अपनी रक्षा के लिए भी परमाणु अस्त्र नहीं बनाओगे, तुम्हारा परमाणु कार्यक्रम नहीं होगा, हम घर में घुस के तुम्हारे वैज्ञानिकों को मार देंगे। और इस बार तो जो हुआ वो तो गजब है कि आपने एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या कर डाली। संक्षेप में मुझे लगता है कि सिर्फ भारत वालों को ये नजर नहीं आ रहा था कि ईरान का घटनाक्रम बदलने वाला है, और हम इतना मुग्ध थे, हमने अपने संबंध जब बढ़ाए थे इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, तो हम ये भूल गए कि इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। ये मैं पूछने वाला था आपसे, ये जो आपने बात बताई कि इजराइल के साथ, भाई इस पूरे खेल में जो अब निकल के आ रहा है वो दिख रहा है कि मेन प्लेयर तो इजराइल है। अमेरिका को तेल चाहिए पर इजराइल को ग्रेटर इजराइल भी चाहिए। नहीं, ग्रेटर इजराइल से पहले एक बात है, देखिए, अगर ग्रेटर इजराइल भी हो जाएगा तो उसका तर्क क्या है कि बिब्लिकल टाइम्स में ये सारी भूमि यहूदियों की थी। यहूदियों की थी। ईश्वर ने कहा था कि ये तुम्हारी जमीन है, इसलिए हमारी जमीन है। तो भगवान उसके पहले जब वहां फिलिस्तीनी रहते थे और वो न मुसलमान थे, इस्लाम का आविर्भाव नहीं हुआ था, न यहूदी थे, ये उनकी भूमि नहीं थी क्या? जो वहां से डायस्पोरा शुरू हुआ, जो यहूदियों को अपने भटकने का दर्द है, तो क्या वो फिलिस्तीनियों पे लागू नहीं होता कि इस भूभाग में जो फिलिस्तीनी रहते थे और जो आज अपने को यहूदी कहते थे, वो दोनों सेमिटिक लोग थे, उनकी परंपराएं एक सी थी, और वो मतलब आप उनको, बल्कि जो मुसलमान भी रहते थे उसे एक ही कल्चर था, मुसलमान, वो एक ही कल्चर सेमिटिक कल्चर था। तो ये खेल अब्राहमिक धर्म संप्रदाय का है कि जहां ईश्वर कहता है कि बच्चों ये सारी जमीन तुम्हारी है, मैंने तुमको सौंपी है। अब यही हट अगर फिलिस्तीनी पाले कि यहूदियों ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, या यहूदी कहे कि साहब ये भूमि तो ईश्वर ने हमें दी थी, तो भगवान ये सबे भूमि गोपाल की है, ईश्वर ने किसको किसको कहाँ कहाँ जमीन दी। अब आपने जो 72 इजराइल की बात की, वो मुझे लगता है तब से शुरू होती है। इजराइल का गठन कब हुआ? इजराइल का गठन हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मगर इसकी सुगबुहाट शुरू हो गई थी 19वीं सदी के अंत में, जब ज़ायोनिस्ट कार्यक्रम चला, और फिर उसके साथ एक जुड़ी चीज थी जिसने, ये बहुत ही भयंकर नस्लवादी असहिष्णु कट्टर धार्मिक प्रपंच था। मगर जो संकट था वो क्या था कि जब दूसरे विश्व युद्ध के पहले नाजियों ने वंशनाशक उत्पीड़न किया यहूदियों का, तो एक सहानुभूति गैस चैम्बर्स में मरे यहूदियों के प्रति, होलोकॉस्ट के प्रति होना स्वाभाविक था। पूरी दुनिया की हुई, पूरी दुनिया की थी। तो उस समय किसी ने इस बात को उठाया नहीं और एक कृत्रिम राष्ट्र इनके लिए बना दिया गया। मगर वहां से उस राष्ट्र को बनाने के लिए जो औपनिवेशिक ब्रिटिश मैंडेट का जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तय हुआ था नक्शा, जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जिसका हिस्सा थे, शाह फजल वगैरह को तख्त नशीन किया गया था। हम ये भूल जाते हैं कि जो बड़े बड़े शेख हैं और शहनशाह पश्चिम एशिया के हैं, वो सऊदी में हो या यूएई में हो या अबू धाबी में हो, ये सब कृत्रिम है। इनका इतिहास बैठाए तो वहीं से गए, यूरोप से गए हैं, और ये औपनिवेशिक कठपुतले थे। अब तेल निकल आया तो आप मालामाल हो गए। जो आप दर दर भटकते थे, आपको लगा आप तो खाली सोने पे बैठे हुए हैं, और उस सोने पर आपको इतने गुण नहीं थे कि उसका शोधन आप कर सकते, फैक्ट्री आप चला सकते। आप तो रईस थे, आप विलासिता से मारे हुए लोग थे, आप सामंतवादी लोग थे। तो उसमें अमेरिकी कंपनियों ने इनको सुरक्षा कवच प्रदान किया और इनके तेल की कमाई करके इनको रॉयल्टी देना शुरू कर दिया। आबादी कम थी, बड़े खुश हो गए। शीत युद्ध जब आया तो
इनके अड्डों की जरूरत नाटो को पड़ने लगी कि साहब जो सोवियत संघ की अंडरबेली थी, कमजोर पेट था, उसकी तरफ से चुरा घुसेड़ा जा सकता है, यहाँ हम आते हैं। तो इस पूरी घेराबंदी में ये सब पक्षधर हो गए, तुर्की से लेकर के पाकिस्तान नाटो सेंटो के। शीत युद्ध भारत की दहलीज तक आ पहुंचा। उस समय भारत ने बिल्कुल जो गुटनिरपेक्षता की नीति की थी वो तटस्थता की नीति नहीं थी, वो पक्षधरता की नीति थी। अब आज जब कहते हैं कि कांग्रेस ने भी तो ऐसा किया था, वो बात सही है, कांग्रेस ने भी अवसरवादी नीति का अनुसरण किया था। नेहरू का एक वाक्य बड़ा रोचक है, वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं है, वो अपने विवेक के अनुसार मल्टीलैटरलिज्म है ना, भारत के हित में पक्षधरता चुनने की है। तो तब भारत ने रूस को अपना साथी चुनना स्वीकार किया। उसने जब रूस को चुनना स्वीकार किया तो ऐसा नहीं था कि ईरान से उसकी खटपट हो गई थी। ईरान के रजा शाह पहलवी की भी पहली भारत यात्रा मुझे यहाँ तक याद पड़ता है 50 के दशक के पहले, 55 के पहले ही हुई थी, 53-54 में हुई थी। तो भारत ने बड़ी जो बहुपक्षधरता थी वो थोड़ा अमेरिका से बना के रखी थी। रूस के साथ अच्छे संबंध थे। अमेरिका हमको जब भिक्षा के रूप में अनाज दे रहा था, हमारा बड़ा तिरस्कार कर रहा था। वो भिक्षा पात्र लेके विजयलक्ष्मी पंडित जब पहुंचती तो कहते थे कि भिकमंगन फिर आ गई हमारे पास। रूस हमको वो सब टेक्नोलॉजी दे रहा था जो अमेरिका या यूरोप नहीं दे रहा था, वो स्टील हो या रासायनिक उर्वरक हो या कुछ और हो। मगर तब पाकिस्तान सदस्य हो गया अमेरिकी सैनिक गठबंधनों का। तो वो जो बड़ी अच्छी नज़म है ना कि ये तोप टैंक बमबार बंदूकें कहाँ से लाए हो, किसकी तरफ है रुख इनका, तो वो हमारी तरफ उनका रुख था। और हम मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका हथियार बंद कर रहा है पाकिस्तान को, जिनका उपयोग हमारे खिलाफ होगा। ये घटनाक्रम चलता रहा। आपको याद होगा सन 65 के युद्ध तक, 65 में युवा कि तेरे नेट विमान गिराए, मेरे विमान स्वदेशी विमानों ने, तो नहीं तेरे पाकिस्तान का जो था वो पैटर्न टैंक थे उनके, तेरे पैटर्न टैंक थे, वो भी मतलब हवलदार जो थे अब्दुल हमीद, उन्होंने ध्वस्त कर दिए। तो ये सारी घटनाओं ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने जो साथ सामान अमेरिका से लिया है वो भारत के खिलाफ कामयाब नहीं हो रहा है। इसके बाद का युग आता है परमाणु हथियार वाला। उसके पहले क्या हुआ कि जब 71 में मुक्त संग्राम हुआ तो अमेरिकी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया और धमकी भारत को दी गई, मगर इंदिरा गांधी झुकी नहीं और उन्होंने जो भी षड्यंत्र रचा, सोवियत संघ के साथ एक अवसरवादी गठबंधन कर दिया और मुक्ति वाहिनी वहां चली गई और बांग्लादेश आजाद हो गया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। पाकिस्तान उसको कभी भूला नहीं। और तब भुट्टो साहब ने कहा कि हम घास खाएंगे मगर परमाणु बम बनाएंगे। वहां जो गलती भारत की विदेश नीति में हुई है कि भारत अगर तब परमाणु बम बनाकर उसका विस्फोट कर देता तो भारत आज परमाणु शक्ति होता। भारत वो ढुलमुल असमंजस की स्थिति में रहा कि हम शांति प्रेमी हैं, हम बना भी रहे हैं, नहीं भी बना रहे, हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। भारत की परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की वही सारी कोशिशें हुई जो ईरान की हुई थी। सिर्फ हमारे परमाणु, यहाँ तक लोग कहते हैं कि हमारे कुछ शीर्षस्थ परमाणुविक वैज्ञानिक और प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक जिन दुर्घटनाओं में मरे वो शायद दुर्घटनाएं नहीं थी। भाभा जी के बारे में ऐसे कहता है। भाभा जी का विमान दुर्घटना के अलावा वो जो केरला में तुम्बा में कई लोग एक खतरनाक मोड़ माना जाता है जहाँ आग में बत्ती लग जाती है और लोग पेड़ से टकरा जाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर है। और कई बार जब ये होता है कि हमारे प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण सफल नहीं होता तो उसमें क्या कमी रह गई थी या कैसा हुआ था, फिर आप कहते हैं ऐसा तो हर जगह होता है, वो सब बातें छोड़िए। मगर हमारी जो चर्चा चल रही है उसमें जो बुनियादी सवाल है कि भारत से एक बड़ी चूक ये हुई है कि जब दो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ या रूस, तो हम संतुलित रह सकते थे। मगर जब रूस का विघटन हुआ, विखंडन हुआ और रूस अपने संकटों में फंसने, हम दूसरे युद्ध की ओर जाएंगे यूक्रेन की तरफ, तब चीन का उदय होना शुरू हुआ। और हमारी समस्या ये थी कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा था। वो एक लंबी कहानी है जिसका हम संक्षेप में वर्णन यहाँ नहीं कर सकते हैं। चीनियों का ये कहना है कि जो संधि अंग्रेजी औपनिवेशिकों ने 1913-14 में जबरदस्ती हमसे हस्ताक्षर करवाए थे वो हमारी इच्छा के विरुद्ध हुई थी। चीन ने उसे कभी मान्यता प्रदान नहीं की। और जो मकमोहन लाइन जिसको लेकर हम बहुत उत्तेजित होते रहते हैं, वो एक छोटे नक्शे पर बड़ी कूची से एक ऐसी रेखा उन लोगों ने खींची थी जो कभी वहां गए नहीं थे। तो भारत चीन सीमा विवाद जो है उसकी जड़ें एलिस्टर लैम्ब जैसे विशेषज्ञों ने कही हैं कि ये मतलब ऐसा था कि जिसके बारे में किसका पक्ष संगत है कहना कठिन है। ये नोमैन्स लैंड था, ये बर्फीला रेगिस्तान था और वहां आप कहें आपका है, हम कहें हमारा है, तो क्या तिब्बत हमारा था और तिब्बत क्या तब चीन का था। इतिहास का ऐसा दौर भी आया जब तिब्बत का अधिकार चीन के क्षेत्र में था। तो ये इसके कारण हमारे मन में चीन को लेकर 62 की सीमा विवाद के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन
पाकिस्तान से बड़ा चीन है, चीन है। हम पाकिस्तान को तो संभाल लेंगे मगर चीन को नहीं संभाल पाएंगे। यहां पे सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो जिसे मिसकैलकुलेशन कहते हैं, हमने पाकिस्तान को कम आंका और पाकिस्तान ने चीन और उत्तर कोरिया की मदद से, अमेरिकियों ने अनदेखी की उनके पारमाणविक कार्यक्रम की और पारमाणविक कार्यक्रम आज तक अघोषित बना लिया। अब वो भारत को पारमाणविक धमकी देने के हालत में है कि अगर आपने हम पे हमला किया, आप कितना ही भारी पड़ते हो, हम आपको परमाणविक अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक जो कश्मीर में बगावत और उपद्रव हुआ, जिसे हम कहते हैं अलगाववाद फैला, पाकिस्तान को एक और बात सूझी कि भारत के को पस्त करने के लिए हमें परमाणविक अस्त्रों के प्रयोग की जरूरत नहीं है। यदि हम जिसे कहते हैं हजार द वॉर ऑफ थाउजेंड कट्स, अगर हम बार बार घाव करके ने घायल करते तो लहलुहान होते रहेंगे और हम भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा देंगे। दुर्भाग्य से भारत उनके हाथों खेल गया, जो अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं, वी प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और हमने अपने देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के बदले बजाय बनस्पत सारे कश्मीरियों को शक के घेरे में लपेट लिया। अब ये कहानी भी इतनी सरल नहीं है। कश्मीर में जो लोग अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, भारत का समर्थक कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, उनका शासन कितना कुर्बा परस्त था, कितना भ्रष्ट था, कितना कश्मीर में संतोष फैलाने वाला था, वो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला का परिवार नहीं था, दोनों परिवार, वो मुफ्ती मोहम्मद का परिवार भी था, और जो शेख अब्दुल्ला के पुराने अनुचर अधीरस का अनुचर थे, उनको जब सत्ता सौंपी उनका परिवार था। तो मेरे ख्याल में कश्मीर को वो अब नेहरू जी ने जो जनमत संग्रह की बात कही थी, कब तक हम उसको लेके छाती कूटते रहेंगे, यथास्थिति कितना बदल गई। मगर कुल मिलाकर गलतियां भारत ने कश्मीर के बारे में जो बहुत ज्यादा की, वो कश्मीर को शेष देश से अलग रखने वाली की। तो अब वो धारा 370 को लेके जो बलवा चला, वो सारा आपका अपना पैदा किया नासूर है। पाकिस्तान ने उस सबका उपयोग किया, उन्होंने कश्मीर में उग्रवाद फैलाया, अलगाववाद फैलाया, और भारत ने उसके रिस्पॉन्स में जो सैनिक जवाबदेही की, उससे जनता में आक्रोश और बढ़ा। तो ये सारी चीजें हम लोग अनदेखी करते रहे, और इस युद्ध में जो ईरान में आज हो रहा है, उस सब में उसका विस्फोट का लावा इकट्ठा हमारी तरफ आ रहा है। हमारी गैस पर संकट, अब ऐसा कहना देशद्रोह माना जा सकता है कि संकट है, कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं, सब चंगा सी, जो एक कहेगा वो देशद्रोही है। मगर ये सच है कि हमारे पास एलएनजी और एलपीजी तो है नहीं, वो तो कतर से आते थे। अगर होर्मुज की खाड़ी बंद होती तो कहां से हम तक पहुंचेगा? जो तेल मार्ग हम सोच रहे थे जो रूस से आएगा, अगर वो 4 बार बंदरगाह खत्म हो जाता है तो फिर हम कहां से उसको यहाँ लाते हैं? रूस में गैस का भंडार है, उसका खरीदार चीन है। तो भारत के लिए समस्या ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही थी, मगर उसके प्रति हम तैयार नहीं हो रहे थे। और मेरे ख्याल में ये कहना बड़ा बुरा है कि मोदी जी अदूरदर्शी थे या वो बिक गए। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री होता तो उसको ये बात स्वीकार करनी पड़ती कि आज भारत की हस्ती अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी। तो संतुलन का काम तनी रस्सी पे बड़ा कठिन। जहां गलती मोदी सरकार से हुई है वो ये हुई है अमेरिका पर भरोसा करना कि अगर गलबहियां लग के ट्रंप मिले थे तो दोस्त हो गए हैं, उनको अगर साबरमती में घुमाया गया, अब की बार ट्रंप सरकार कहा गया और उनका भव्य स्वागत मेडिसन सेंट्रल पार्क में हुआ, इधर उधर हुआ, उनको वास्तव में लगा कि हमारा असर अमेरिका में बहुत है। तो वहां तो वो कोई मैत्री कहीं थी नहीं। वो ये लौट के यहाँ आए और माय फ्रेंड मोदी से फिर वो आई टोल्ड हिम इज अ गुड मैन बट ही वाज लुकिंग फॉर अ इंटरव्यू। इस सारे प्रसंग में कहीं ना कहीं एप्स्टीन का नाम उल्लेख बहुत जरूरी है कि एप्स्टीन यौन अपराधी थे, बलात्कारी थे, सजा याफ्ता थे। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, हम उनका चर्चा ही नहीं कर रहे। मगर क्या उनका दबाव और असर था हरदीप सिंह पुरी जैसे लोगों पर, जिनके कारण उन्होंने मोदी को कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य किया या दबाव डाला कि हम इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारें। तो ये जो एप्स्टीन फाइल खुली है उनसे बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुल मिला के इजराइल के झांसे फांसे में हिंदुस्तान को डालना था। उसका कारण इस सरकार को रास आता था। ये हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, मुसलमान की तो न पितृभूमि है, न मातृभूमि है, न पुण्यभूमि है। तो जो मुसलमान बनाम यहूदी है उसमें हमारा सरलीकरण ये था, यदि मुसलमान यहूदियों के दुश्मन है, यदि इजराइल मुसलमानों को हरा रहा है तो पाकिस्तान भी ध्वस्त होगा, ईरान भी ध्वस्त होगा, जो कश्मीर में विवाद हो रहा है वो भी ध्वस्त होगा। इजराइल ने कुछ लॉलीपॉप दिए, कुछ सूचनाएं दे दी, कुछ गुप्त संकेत दे दिए, इन ठिकानों पर ये हो रहा है। अब उसके साथ भी एक रहस्य की कहानी जुड़ी है जिसे ग्रीन फ्लैग अटैक्स करते हैं। तो जो ये बात आपने उठाई, भाई ये बात सच है कि अब पूरा विपक्ष सामूहिक रूप से कह रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो एक स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है
और ये तो अब अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है, कल का इकोनॉमिस्ट का है, टेलीग्राफ पे आया है, सब जगह ये विदेशी मीडिया में भी ये बात आ गई है कि भाई भारत कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो ये मैं थोड़ा इसमें जोड़ूंगा कि जी। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है कहने से आदमी का एक मोदी बनाम नहीं राहुल सरकार की गांधी बात, सरकार की बात। मुझे लगता है पूरी सरकार कॉम्प्रोमाइज है, पूरी सरकार कॉम्प्रोमाइज है। उसमें जो विदेश मंत्री हैं वो तब अमेरिका में राजदूत थे, उनसे कोई नहीं पूछ रहा था। आज जो दिल्ली के उपराज्यपाल है वो अमेरिका में राजदूत थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा था। तो हरदीप सिंह पुरी जो तब गैर सरकारी व्यक्ति थे वो सर्वे सर्वा थे, वो सब कुछ तय कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो कम से कम 3-4 मंत्री व्यक्तिगत रूप से कॉम्प्रोमाइज है। और ये ब्रेजनली यू वांट टू राइड इट आउट कि सब मीडिया चुप रहेगा, ये सब चुप रहेगा, इसमें सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है इसराइल से। अगर हमारे अब इसमें इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते कि इसराइल से जो सैनिक सौदे किए जा रहे थे वो इसराइल के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के आयुध फैक्ट्रियां, वो अब चाहे वो अनिल अंबानी का उस पैसे का निवेश करने वाले हों या नवीन जिंदल हो, एक कांग्रेसी थे तब, अब तो वो भी भाजपा में। और अनिल अंबानी परिवार के थे, वो ऑलमोस्ट फकीर हो चुके थे और उनका क्या अनुभव था विमानों को बनाने घटाने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं उसकी ध्वनि भी आती है, और कहीं ना कहीं ये आता है कि सुरक्षा के नाम पे आप सबकी जुबान पे ताला लगा दीजिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, इस पर चर्चा नहीं कर सकता। अच्छा, जबान पे ताला तो सर अभी जो ये चल रहा है कि अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया और ईरानियन मीडिया, मतलब कहीं से कोई खबर आ ही नहीं रही है। आपको रोज रोज इतनी फिल्टर्ड, इतनी फेक न्यूज आ रही है। वो कह रहे हैं साहब हमने इतने उड़ा दिए, वो कह रहे नहीं हमने, और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट कर रहा है कि साहब हमने तो ध्वस्त कर दिया, हम तो जीत गए लड़ाई। उसके बाद वहां पे ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कोई नहीं जीता, हम 10 साल तक लड़ेंगे। नहीं, कुछ बातें तो स्पष्ट है ना कि अमेरिकी बेड़ा यहाँ से हटकर बंगाल की खाड़ी में वापस लौटा। ये सच है कि अमेरिका के जो वो फ्यूलिंग वाले जहाज थे वो 1 नहीं 2 3 4 पांच अमेरिकी सैनिक और नौसैनिक उनके शव वहां पहुंचने लगे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि हमें कुछ बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, लड़ाई लंबी चलेगी। अगर आप, और फिर आप आज ट्रम्प भी ये मान रहे हैं कि तख्ता पलट करने के लिए कठिनाई मार्ग में बहुत सारी है। मैं इस सब से उतना परेशान नहीं हूं जितना मैं इस बात से परेशान हूं कि आप झूठ बोलने पे आमादा इसलिए हैं कि जो कहते हैं ना सम्राट के कपड़े नहीं है, हाँ। निर्वस्त्र घूम रहे हैं। अगर लाइनें लग रही हैं गैस सिलेंडरों की, आप कहिए नहीं ये तो सब फेक है, तो आप बुक करा रहे हैं और आपसे एजेंसी वाला कह रहा है कि आपको हफ्ते भर बाद सिलेंडर मिलेगा, दूसरा सिलेंडर आप अभी बुक नहीं करा सकते हैं। जो ढाबे चलाते हैं वो कह रहे हैं साहब हम कल से डोसे और ये रोटी बनाना बंद कर देंगे। जो धोबी है वो कह रहे हैं हम कपड़े नहीं सुखा पाएंगे। ये सारी चीजें फेक न्यूज नहीं है। आप सड़क पर खड़े हो जाइए तो अब आप कह रहे हैं कि आपको राष्ट्र हित में ये सुरक्षा का मामला है, गाड़ी कम चलानी चाहिए, बसें कुछ, ये क्यों हो रहा है? अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है और आप कह रहे हैं कि हमको ये अनुमति है कि हम अगले 2 महीने भर तक रूस से तेल खरीद सकते हैं, आपको अनुमति की जरूरत क्यों पड़ी? आपको जहां से तेल मिल रहा है आप वहां से खरीदेंगे। तो खरीद रहे थे पहले। अब बड़ी गोलमोल बात जयशंकर करते हैं जो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मगर लफाजी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। हम वहां से खरीदेंगे जहां से हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? आप कितना तेल ले लेंगे? आप 6 महीने का स्टॉक कर लेंगे मान लीजिए, मगर इस 6 महीने के अंतराल में आप उसको राशनिंग के लिए बाध्य होंगे। आप कितने तेल को, गैस को घरेलू काम के लिए देंगे, कितने को उद्योगों के लिए देंगे, कितनों को खेत खलिहान उर्वरक किसान को देंगे, और चुनाव आ रहे होंगे। तो तब तो उसको दोनों हाथ से बांटेंगे, मगर दोनों हाथ नीचे यही सज्जन को काम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि तेल उत्पादन फिर से इकट्ठा एकदम शुरू हो जाएगा, गैस उत्पादन इकट्ठा शुरू हो जाएगा। और यदि ईरानी हमलों ने, आत्मघातक हमलों ने रिफाइनरी को सऊदी अरबिया में नुकसान पहुंचाया, संयंत्रों को बहरीन में, कतार में नुकसान पहुंचाया, वो कहां से ठीक करेंगे? उनके पास वो साधन ही नहीं। ठीक करने को फिर अमेरिका चाहिए, ठीक करने को तो गैस और तेल संयंत्र ठीक करने को तो इजरायली नहीं आ सकते हैं। तो ये सारा जो खेल है ये भारत के लिए बहुत वो कितना पुट्टा पड़ गया और पासा पलट गया। तो यही सवाल था कि भाई अगर ये लंबा चला, जैसे ईरान कह रहा है कि, और ईरान ने बड़े स्मार्टली सारे अरब कंट्रीज में जो छोटे छोटे अटैक किए, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी को नहीं लगा था दुबई में हमला हो जाएगा, किसी को नहीं लगा था कि बहरीन में हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस है कि पिछली बार भी हुआ था कि एक जहाज को आप गिरा के गल्फ ऑफ हॉर्मुज को, हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर देंगे। हाँ, ये सुएज कनाल में ही हो सकता था। आप लाल सागर के आसपास ये कर दिए, तो उसके बाद क्यों नहीं होगा? तो
आप ये क्यों नहीं मान रहे थे कि उनके लिए एक हवाई अड्डे पे वो हमला करेंगे और एक भारतीय मारे जाने वाले भारतीय और पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, और बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, तो जिनकी सारी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है कि यहाँ से निर्यात होता है, यहाँ से दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, तो क्यों नहीं आपने सोचा कि एक सामरिक ठिकाना है? अगर इजराइल एक हमला भी करेगा तो उनके पास तो उस तरह के वो आयरन डोम वगैरह नहीं है। तो ये सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल में एक भारतीय सामरिक विशेषज्ञ है परवीन सोनी, वो निरंतर ये कहते आए हैं कि इसमें हारेगा अमेरिका, क्योंकि ईरान के लिए वो अस्तित्व की लड़ाई है, अमेरिका के लिए वो आम की लड़ाई है, और उसमें वो बार बार उनके युद्ध के उद्देश्य बदलते चले जा रहे हैं। यहां से एक प्रकारांतर से हमको दूसरे युद्ध की लौटना जरूरी है। क्या अमेरिका के लिए मध्य पूर्व का युद्ध ईरान वाला महत्वपूर्ण है या यूक्रेन वाला इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूक्रेन में भी जो हो रहा है वो रूस को निर्णायक विजय नहीं मिल सकी है। जेलेंस्की ने दूरगामी अस्त्रों से, छुपे अस्त्रों से, ट्रकों से साइबेरिया तक हमले कर डाले हैं, मॉस्को तक हमले हुए हैं, मॉस्को में शीर्ष जनरल मारे जा चुके हैं, उनके सहयोगी मारे जा चुके हैं, उनके जो आदमी थे उनके बारे में शक यह है कि उनको स्वयं शायद रास्ते से हटाने वाले पुतिन रहे हो। मगर ये जो युद्ध शुरू हुआ था 5 साल पहले, और वैसे 2014 में, उसका भी कोई अंत नजर नहीं आता। उसका यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अच्छा, नाटो का क्या होगा? उसमें नाटो पूरी तरह साथ है, जबकि इसमें स्पेन वगैरह ने विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ कर दिया है कि हम नहीं है तुम्हारे साथ। बिल्कुल साथ नहीं। ब्रिटेन ने बहुत छक मारने के बाद किया है, कनाडा की कोई विकल्प नहीं है जिस तरह से उनके अमेरिका के साथ संबंध है। मगर जब युद्ध लंबा चलता है तो ट्रंप का जो टैरिफ वॉर सबके खिलाफ था, उसका भी परिणाम अमेरिका। अब मुझे जो होता नजर आ रहा है कि आखिर में अमेरिका और चीन एक आपस में समझौता कर लेंगे कि ये दुनिया का गोलार्ध तुम्हारा है, ये गोलार्ध हमारा है। रूस जूनियर पार्टनर है, और बे ऑफ बंगाल को भारत को उकसाया गया था कि एशिया पैसिफिक रीजन वो चीन का है, और उस तरफ जो है वो यूरोप के साथी और अमेरिका है, और जबकि उनको यूरोप में भी रुचि नहीं। ट्रंप का मानना है कि हम है, कनाडा है, मनरो डॉक्ट्रिन की का पुनर्नवीकरण है, और ब्राजील आदि, ग्रीनलैंड दे दो हमें, यूरोप लेके कभी हम कॉलोनियल रहेंगे। उसमें जो मुझे पक्ष लगता है विचित्र है, वो भारत की एक और दुर्दशा है। भारत कहता, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। अब आप ग्लोबल साउथ की वॉइस कहाँ रहे? आप ब्राजील से अलग है, आप G20 से अलग है, आप ब्रिक्स में मतलब रूस भी है, चीन भी है, और साउथ अफ्रीका से मतलब महात्मा गांधी के साथ ही लेना देना रह गया है। तो आपकी क्षमता तीसरी दुनिया में भी प्रभावशाली सक्रिय कार्यकर्ता बने रहने की, अभिनेता बने रहने की बहुत कम है। तो हमने अपने को खींच लिया है तीसरी दुनिया से। तीसरी दुनिया वाला कोई हमें विश्वसनीय नहीं मानता, ये तो ढुलमुल है। आज अमेरिका के साथ है, फिर इसराइल के संग है। तो कहीं ना कहीं, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश ना हो, मगर दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला या तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। शियाओं की जनसंख्या यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए सवाल अस्तित्व का न हो, मगर आर्थिक समृद्धि का, आने वाले दिनों में सांस्कृतिक पहचान का, और अपने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का, वीरता बचाए रखने का बना रहेगा। बड़ी विकट चुनौतियां होंगी, क्योंकि इजराइल का साथ हमें रास नहीं आता। इसलिए नहीं कि वो यहूदी है, इसलिए नहीं कि वो अमेरिका के पक्षधर, इसलिए कि नेतन्याहू खुद अपनी गद्दी पे तभी तक बचे रह सकते हैं जब तक उनके खिलाफ मुकदमा चाहे, वो भी क्या राष्ट्रीय सुरक्षा में। साहब अब ट्रंप कहते हैं इनको माफ कर दिया जाए, तो ट्रंप तो सबको माफ करते रहेंगे। मगर ट्रंप के माफ करने से या ट्रंप के सजा देने से तब तक किसी को अंतर नहीं पड़ता जब तक आपकी अपनी क्षमता है। यदि आप विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति है, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने ग्रेजुएट हैं, हमारे इतने वैज्ञानिक हैं, उनका स्तर कुछ भी हो, वो गलगोटिया प्रसंग से स्पष्ट हुआ था। मगर मुझे लगता है कि भारत एक बड़ा देश है, भारत एक हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, वो अमेरिका का पिछले हुआ या बगल बच्चा नहीं बन सकता। ये मेरा मानना है। मैं पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ, लगभग 80 की दहलीज पर अब यही इंप्रेशन जा रहा है ना इस वक्त। ये लड़के ये सोच रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी ये सोच रही है कि हमारा हित यहाँ नहीं रहने में, हम यहाँ से जाएं, हमें ग्रीन कार्ड क्यों नहीं मिल रहा, हमें H1B वीजा क्यों नहीं मिल रहा, हमें वहां नौकरी करने को क्यों नहीं मिल रही। तो अगर हमारी महत्वाकांक्षा यही है कि हम अमेरिका पहुंचे, कनाडा पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहुंचे, यूरोप कहीं पहुंचे, तो नई पीढ़ी ने तो ये कहते हैं, दे हैव स्टार्टेड वोटिंग विद देयर फीट, उन्होंने अपने पैरों से मतदान कर दिया। और यहाँ मतदान से सरकार बदलने की संभावनाएं निरंतर कम होती जा रही हैं। यहाँ जो संस्थाएं उनका क्षय हो रहा है। आप कल्पना करें कोई देश में लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति
और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के प्रति एक ही समय में अविश्वास प्रस्ताव पारित रखा जा रहा है, और वो बेशर्मी से मतलब आगे फिर वही आचरण कर रहे हैं जिसके कारण उन पर अविश्वास प्रस्ताव हुआ था। यहाँ घुमा फिरा कर वही नैरेटिव आख्यान है, नेहरू ने क्या किया था, राहुल गांधी सरकार में नहीं है 10 साल से। राहुल गांधी मतिमंद है, राहुल गांधी मूर्ख है, राहुल गांधी कुटुंबपरस्त है, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता दरकिनार, मगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। सवाल तो इस देश की जनता देश के प्रधानमंत्री से करेगी, मौजूदा सरकार से करेगी। अच्छा, ये भी होता है ना, जब कभी सवाल किया जाता तो फिर जवाब आता नहीं है। जब नहीं आएगा, क्योंकि जवाब भाई साहब जवाब नहीं है। जो जवाब है वो जो कहते हैं ना, आई विल नॉट आंसर बिकॉज इट इनक्रिमिनेट मी। अगर मैं मुंह खोलूंगा तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो इनके जवाब फिर, वो एक अंग्रेजी की फिर पंक्ति है ना कि व्हाट अ टेंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट बिगिन टू डिसीव, ये लेडी ऑफ द लेक में मेरे ख्याल में है, तो वाटर स्कॉट का। जब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं तो कि ऐसा मकड़जाल बोलते हैं जिसमें मक्खी तो बाद में फंसेगी, मकड़ा ही खुद फंस जाता है कहीं, वो वाली स्थिति हमारी होती नजर आ रही है। चलिए, उम्मीद है सर कि इस मक्कड़ जाल से देश निकले और आगे बढ़े। और हम अब आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि है खाना। जो कि देखिए, हम दोनों उस पर तो बॉन्ड करते ही करते हैं, और ईरान और भारत का भी एक खाने को लेकर बहुत पुरानी, नहीं, मुझे खाने को लेकर भी चिंता होने लग गई थी। हमारी दालों का कितने दसियों लाख टन आयात कनाडा से होता है, हमारी दालों का आयात अफ्रीका से होता है, हमारे खाने पकाने के तेल के लिए, वनस्पति बनाने के लिए पाम ऑयल का आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है। तो भगवान, ये सब हमको कहाँ से मिलेगा अगर युद्ध में ये अटक जाएगा? तो फिर हम क्या खा रहे होंगे और क्या चुपड़ रहे होंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कंदमूल खा रहे होंगे, जिससे आपने कल कहा कि सात्विक खाना खाएंगे, सात्विक सोचेंगे। मगर सात्विक खाने में तो तेल भी शामिल है, सात्विक खाने में दाल भी शामिल है। जी, तो अब आप क्या कर रहे हो? हम कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक फलों का है, सब्जियों का है, दूध का है, चीनी का है, चावल का है, सब स्वीकार है। मगर उत्पादक जब इस माल का निर्यात नहीं करेगा तो हम फिर कहाँ से वो मुद्रा अर्जित करेंगे जिससे और सामग्री खरीदेंगे? तो वापस आते हैं सर, जरा बड़ा दुखद बातचीत हो गई है थोड़ी सी। तो ईरान से हमारा जो संबंध रहा है, और ईरान, चूंकि हम ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, पहली चीज जो दिमाग में आती है वो बिरयानी आती है। तो ये जो अफवाह करेंगे, मुझे पहली चीज बिरयानी क्यों आती है? क्योंकि ईरान में जो बिरयानी खाई जाती है उसमें चावल होता नहीं, वो रुमाली रोटी होती है, उसमें मसालेदार गोश्त के टिक्के होते हैं, उसे जमीन के नीचे पकाया जाता है। ये सलमा यूसुफ खान ने विस्तृत शोध के बाद प्रमाणित किया है। ईरान में जो खाया जाता है वो चेलो कबाब खाया जाता है। एक बड़ा अच्छा चेलो कबाब होता है जो चावल के ऊपर रखा रहता है, उसे आप खाते हैं। तो हम ईरानी खाने की जब बात करते हैं तो वो देखिए फिर पढ़े फारसी बेचे तेल। तो जो लोग ईरान का जिक्र करते हैं कि हमारा बड़ा सांस्कृतिक नाता है, उस नाते को वो भूल जाते हैं कि उस नाते में सिर्फ बिरयानी नहीं थी, बिरयानी के अलावा बहुत कुछ था। तो उसमें सूफी संत थे, उसमें रूमी वगैरह थे, जबान थी, हमारे 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 शब्दकोश में शब्द मिलते जुलते हैं। हमारे शब्दकोश के अलावा ही था ना, सब मुहावरा वो भी था ना, पढ़े लिखे को फारसी का हाथ का गन को आरसी क्या। हाँ। तो फारस के साथ जो हमारा संबंध था, जो खाने का भी था, उसमें ऐसा वो अफगानिस्तान के साथ जो कंधारी अनार भी था, बेदाना अंगूर भी था। मगर हम सिर्फ बिरयानी तक उसे क्यों रोड लेट लेंगे? आज बिरयानी का चर्चा होता है, वेजिटेरियन बिरयानी होती है कि नहीं होती है। हाँ। आज से 150 साल पहले बिरयानी का शुमार सिर्फ एक पुलाव में होता था जिसका नाम था बिरिंज बिरिया पुलाव। एक किताब है मुंशी फैजुद्दीन का, उसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूँ, बल्कि कई बार मेरा लड़का और जो मेरे मित्र कहते हैं बार बार वही बात दोहराते हो। मैंने कहा मैं बार बार वो बात तब तक दोहराता रहूंगा जब तक लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि बिरयानी नाम की चीज हाल का आविष्कार है। आपने मुहावरा सुना है, ख्याली पुलाव पकाते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि बिरयानी ख्याली को बिरयानी बनाकर ख्याली बिरयानी पका रहे हैं। बिरयानी वो पुलाव है, बिरिंज बिरिया, जो भुने चावल का बनता था। अनेक चावलों की परंपरा में एक था जिसको इतर डाल के, केसर डाल के, मलाई मिला के, उसमें इलायची डालकर आपने एक ऐसा तामझाम पहनाया कि एक सुंदरी महिला जो जिसकी सादगी सुंदर थी, जो कालिदास कहते हैं कि भी मधुरम मंडनम नाकृति नाम वल्कले नापी, ये तन्वी जो है वो वलकल पेड़ की छाल पहन के भी आकर्षक है, क्योंकि सुंदरी को किसी वस्त्राभूषण की जरूरत नहीं होती। मगर अब आपने मार मार के उसको गहने पहनाने थे तो अपने सोने से लादा, आपने उसको रेशम के वस्त्राभूषण, वो बिरयानी बन गई। अब हर आदमी को लगा कि भैया यही चीज खाने लायक है, ये महंगी है, परिष्कृत है, रईस लोग इसे खाते हैं। ये अंग्रेज हुक्मरानों को खुश करने के लिए मुगलों के कई बार जाने के बाद फारस में नहीं भारत में इजाद की गई। तो जो कहानियां हैं बिरयानी को लेकर के भारत में बहुत सारी, कि हैदराबाद की कहानियां हैं, लखनऊ की कहानी है कि साहब फौज थी,
फौज को खाना खिलाने के लिए देग में मीट मिला दिया गया, चावल में खिला दिया गया। बहुत सारी अलग अलग जगह पे वो कहानी निहारी भी थी। निहारी भी थी। हाँ। तो सब वो निहारी में तो केसर इतर पड़ता नहीं। आजकल कुछ मूर्ख लोग शाही निहारी कहते हैं, शाही निहारी नाम की कोई चीज नहीं थी, वो सिपाहियों की खुराक थी। मेरा मानना यह है कि देखिए, कलकत्ता की बिरयानी की कहानी सच है। जब वाजिद अली शाह वहां गए, हाँ, वहां गए तो उनके हकीम ने शायद उन्हें मशवरा दिया कि यहाँ की बादशाह सलामत, अब हवा बहुत खुश्क है, खुश नहीं नम है, लखनऊ की फर्क है, यहाँ गोश्त थोड़ा कम कर दीजिए। तो उन्होंने गोश्त थोड़ा कम कर दिया, उसके बदले में आलू डाल दिए, अंडे मिला दिए उबले, तो कोलकाता बिरयानी हो गई। वो कहलाई पहले दिन से कोलकाता बिरयानी है। तो कलकत्ता बिरयानी, और उसमें ये सब बेकार है कि वो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। जिस आदमी के पास 2000 रक्कासाएं नाचने को थी, 2000 जानवरों का अजायब घर था, खूबसूरत लौंडे थे, तो उसके पास पैसे नहीं थे, 2000 नौकर चाकर थे, वो सब गोश्त में कमी करके आलू, और आलू तब सस्ता नहीं था, नया नया आया तो महंगी चीज थी। तो मेरे ख्याल में मगर कोलकाता बिरयानी की कहानी बिरयानी के नाम से ही शुरू हुई। लखनऊ की जो बात आप करते हैं, वहां यह है कि शरर साहब ने गुज़िश्ता लखनऊ में साफ ये कहा है कि यहाँ की बिरयानी को कोई मुंह नहीं लगाता, उसे मनगूबा समझते हैं, यहाँ यखनी पुलाव खाया जाता है। अब जो यखनी पुलाव बनता था उसको बेचने वाले इदरीस मियां बिरयानी बेचते हैं, मगर इदरीस मियां 50-55 की उम्र के साहबजादे हैं, और वो कहते रहे कुछ भी, मगर कहानी तो लखनऊ को कहते हैं आज लोग यही खाते हैं, तो मैंने भी बिरयानी का देख चढ़ाना शुरू कर दिया है। अब चौथी बात आपकी रही कि सफाइयों के लिए काम हो रहा था या भूल भुलैया बन रही थी, इमाम बाड़ा बन रहा था, तो हुजूर उन मजदूरों के लिए जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, क्या उसमें चॉइसेस कट्स ऑफ मीट, बासमती, केसर, खुशबुएं, ये सब बना के बनाया जा रहा था। सीधी सादी खिचड़ी नुमा कोई चीज थी, उसमें गोश्त की कुछ बोटियां के लिए थी, वो रात को चढ़ता। अब उसे आप दमपुख्त कह लीजिए, दो प्याजा कह लीजिए, ये सारी बनाई हुई कहानियां हैं अपने खाने को बेचने के लिए, पर्यटकों को खींच के लाने के लिए टूरिस्ट ट्रैप में। हमारे एक बड़े जानकार मित्र खाने के मोहम्मद फारूक हैं, पुराने बावर्ची लखनऊ के, उनका वाक्य मुझे बार बार याद आता है। ये सब रईसों के चोचले हैं और गरीबों की रोटियां हैं। हमने कहानियां बनाई हैं ताकि जो हमसे बनवा रहा है वो हमें इतना माल दे कि हम उसको तो जो खिलाए खिलाए, बच्चे हमारे मेहनत बहुत बढ़िया लाइन है कि रईसों के चोचले हैं और गरीबों की रोटियां हैं। तो सर वापस जैसे आपने कहा कि भाई हमारा एक कल्चरल रिलेशन खाली खाने का नहीं है ईरान के साथ, तो मैं कल देवदत्त से भी बात कर रहा था, तो उनका भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कैस्पियन सी के पास से लोग उतरे, और जो एक आर्यन थ्योरी आती है कि साहब इधर आए और कुछ ईरान चले गए, कुछ लोग यहाँ आ गए, तो क्या ये कनेक्शन वाकई उतना पुराना है? जबान ये कनेक्शन तो बहुत पुराना है, और इसके लिए मुझ जैसे देशद्रोही की जरूरत नहीं है, या टुकड़े जेडीयू वाले की जरूरत नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे लड़के लूंगा, उन्होंने जो थियरी ऑफ आर्यन माइग्रेशन की थी, वो उसमें कुछ एस्ट्रोनॉमी भी थी, कुछ पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन भी था, संस्कृत के विद्वान थे। उनकी थियरी ये थी कि मध्य एशिया से लोग आए, अलग अलग दिशाओं में गए, जिन्होंने अपने को आर्यन कहा, उनके नाक नक्श पहने थे, रंग गोरा था, और भाषाई जो एक वंश भाषा वृक्ष बनता है, उसकी शाखाओं में ये मदर, मुत्तेर, ब्रदर, बिरादर, पितरी, पेटर सब मिलते हैं। ये जर्मनी तक इंडो यूरोपियन भाषाओं में मिलता है। मगर जो इससे अधिक प्रामाणिक साक्ष्य अब हैं, वो भाषा वाले फिलोलॉजी के नहीं है, वो डीएनए एनालिसिस के हैं, कि हम में से हर एक के शरीर में जो डीएनए है उसमें इतना मिश्रण है कि हम में से कोई भी शुद्ध आर्य नहीं। जो अब तो प्रिंस चार्ल्स नहीं, किंग चार्ल्स हैं, उनके बदन में भी कुछ अफ्रीकी तत्व है, हमारे शरीर में भी है। तो अर्ली इंडियंस हैं, वो उत्तर भारत से दक्षिण की ओर गए, तो आर्य द्रविड़ सब उनका होता रहा। मगर ये कहना मुझे लगता है कि आज के विज्ञान की दृष्टि से कि आर्य यही की संतान थे और यहाँ से दुनिया भर में गए, ये थोड़ा अटपटा नहीं, मिथक है, और न इसका विज्ञान मेल खाता। बाल गंगाधर तिलक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, उनके वक्त में डीएनए एनालिसिस नहीं थी। अब तो राखी गढ़ी वगैरह के बाद बहुत सारी रिसर्च हो गई, डीएनए एनालिसिस और रेडियो कार्बन के बाद ये हट पाले रहना बड़ा कठिन है। तो अब जैसे आपने कहा कि भाई अनार भी आया, अखरोट है, नहीं और बहुत सारे फल है। देखिए बरास्ता फारस से काबुल कांधार यहाँ तक आया ना, तो जो काबुली वाला की कहानी है, वो कांधारी अनार भी लाता है, बेदाना अंगूर भी लाता है, वो किशमिश भी लाता है, वो द्राख भी लाता है, वो बादाम, किशमिश और द्राख अलग अलग हुए, फिर वो बादाम लाता है। फिर मध्य युग में जो वहां से फल आते थे, वो आलूचे आए, और वो प्लम आए, और आड़ू आए कि नहीं आए, और किस प्रकार के आए, कैसे उनकी खेती शुरू हुई,
कहाँ कहाँ उनको ठीक आबो हवा मिली, वहां से चार बाग का कॉन्सेप्ट आया, मुझे लगता है सूफी सिलसिला आया, तो वो हम सब भूल जाए और अटके रहे बिरयानी में, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा। जो कपड़ा आप पहनते हैं जी ना, कि आप पायजामा पहनते हैं, जी तो कुशानों के समय से तक तो सिला कपड़ा हम पहनते नहीं थे। फिर किस तरह का काम जरदोजी का होता था, किस तरह का काम मिनिएचर पेंटिंग्स का होता था। वो फारस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो सर्वांगीण सर्वतोमुखी रहे हैं। मगर वही बात है ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो हम भारत का आम आदमी था उसका फारस से लेना देना बहुत कम था। जो भारत का गरीब किसान था, जो 2 जून की रोटी खाता था, सत्तू भांगता था, लंगोटी नुमा जो गांधी जी ने जो कपड़े लपेटता बनाए था, हाँ। लपेटता था, उसको फारस से क्या लेना देना था। वो तो पूर्वांचल में जहां रहता था उसके लिए वही गंगा थी, वही वो था। तो रूलिंग क्लास के लिए फारसी होना जरूरी था। अगर वो लखनऊ से कोई निजाम हैदराबाद जाता था तो वो भी अपने को फारस की विरासत बतलाता था ना। बाद में उसने तुर्की से शादी कर ली, बाद में वो खलीफा बनने की उसे मतलब इच्छा जागृत हो गई। मगर वो अगर आप देखें तो फारस के संग, जैसे फ्रांस माना जाता है सभ्यता का स्रोत, तो फारस को सभ्यता का स्रोत एशियाई संदर्भ में माना जाता था, दक्षिण एशियाई संदर्भ में। तो इस युद्ध के बाद जो युद्ध चल रहा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो खत्म होगा ही। इस युद्ध के बाद हमारे जो रिश्ते ईरान से जो सदियों पुराने रहे हैं, सांस्कृतिक तौर पे, राजनीतिक रिश्ते तो बदलते रहते मेरे हैं। ख्याल में वो जो रिश्तों में खटास आई है वो दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज भारत ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव में एब्सटेन नहीं किया है, उसके पक्ष में वोट दिया है। तो क्या ईरानी इस बात को भूलेंगे कि जिस वक्त हमारी जान पे बनी थी, भारत चुप नहीं था बल्कि शत्रुओं के साथ था। अब ये कि ईरान में भी इजराइल में भी जाने जा रही है, ईरान में भी जाने जा रही है, युद्ध बंद होना चाहिए, युग युद्ध का नहीं बुद्ध का है, प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि शायद इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती। मगर जो मारा जा रहा है, जो फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, जो गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, जो गाजा में वंशनाश हो रहा है, उसमें एक बार किसी की जुबान हिली नहीं। क्या ईरान इस बात को याद नहीं रखेगा कि खमैनी की हत्या के बाद हफ्ता भर लगा भारत सरकार को शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर करने के लिए, और तब भी न मंत्री गया, न विदेश मंत्री गया, विदेश सचिव को भेजा गया। तो कौन इसको, वो भी तो एक न कहे अहंकारी स्वाभिमानी संस्कृति है ना। तो भविष्य क्या दिख रहा है सर हमको? नहीं, मुझे लगता है कि भविष्य हमारी आपकी पीढ़ी में, तो क्षमा कीजिएगा जो आप कह रहे हैं दुखद लग रहा है, मगर चूंकि मैं आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि फिर, और नई पीढ़ी जो है वो उसको पुरानी संस्कृति को लेना देना नहीं। वो तो एआई और टेक्नोक्रेट और मोबाइल और रील वाली संस्कृति है। तो किसको इतनी फुर्सत है नई पीढ़ी के भारतीयों को, जो राजनीति में जुड़े हैं उनके अपने राजनीतिक हित है, जो अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हैं उनके अपने आर्थिक हित है। तो राष्ट्रीय हितों का विखंडन भारत में हो चुका है। एक सृष्टि वर्ग है जो पुश्तैनी उद्योगपति है, एक ऐसा सृष्टि वर्ग है जो पुश्तैनी राजनीतिक है। इन दोनों की सांठगांठ है, और ये सृष्टि वर्ग देश के 90% संसाधनों पर काबिज है। तो जो भिक्षुक हैं, जो सेवक संचारक हैं, वो किसी जात के हो, किसी पक्ष के हो, उनके लिए तो ये राजनीति मतलब कोई नृप होए हमों का हानि वाली बात है। चेरी छाड़ी ना हो राजनीति, तो वही स्थिति है। बहुत ही कंफ्यूज स्टेट। मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन को हमें रोकना पड़ेगा। खाली एक उम्मीद जता सकते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल हम लोगों को इच्छा और आशा और अभिलाषा और आकांक्षा यही रहनी चाहिए कि भारतीयों को, नई पीढ़ी को खासकर सद्बुद्धि आए। वो सिर्फ प्रधानमंत्री अमित भाई की ओर न देखते रहे। उन्होंने जो काम करना था वो कर चुके हैं। कोई भी उनकी स्थिति में होता तो शायद बहुत कठिन जटिल चुनौतियों से जूझ रहा होता, मगर जो सत्तारूढ़ है जवाब तो उसी को देना है। पर सर एक बात और भी है, जो बात की, एक जो इंफॉर्मेशन वॉर है, जो मैंने पहले भी बात उठाई थी कि इतना कंट्रोल इंफॉर्मेशन पे। नहीं, मैं आपसे थोड़ा सहमत हूँ, आप क्षमा करेंगे। हमको जब पता है ये कंट्रोल्ड है और फेक न्यूज आ रही है, और सर ये मुझे आपको पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यंगर जनरेशन है, क्या उसे पता है? हाँ, यंगर जनरेशन तो खुद उस फेक न्यूज में लगी हुई है। हाँ, तो जो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक न्यूज या रील बनाकर ट्रोल कर रहा है कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को या प्रधानमंत्री को और अमित भाई को, कार्टून तरह तरह के देशद्रोही बना रहा है, वो तो जानता है वो क्या कर रहा है, वो उसको मोनेटाइज कर रहा है यूट्यूब पे। उससे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और कहां से उसने फेक न्यूज शुरू की है और किसने फैक्ट चेक किए हैं। चलिए सर, यही उम्मीद रखते हैं कि कुछ रास्ता निकलेगा। उम्मीद पे ही जिंदगी कायम है। और दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम और आप
बिरयानी जरूर खाएंगे साथ में बिल्कुल कभी। खाएंगे। लानत भेजिए बिरयानी पे, मैं तो रोटी कबाब खा के खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से आपको मग पसंद आया था तो एक बार फिर से Thank ये you so much. एक थोड़ा सा Thank you. तोहफा है। Thank you. थैंक यू सो मच सर। Roddy, thank you.